नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है स्माइल स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज कक्षा 10 विषय विज्ञान का जो अध्याय 1 है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, आपके समक्ष लेकर आए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी विषयों के जो नोटिफिकेशन है वो आपको प्राप्त हो सके। विद्यार्थियों के लिए एक विशेष सूचना भी है। विद्यार्थियों, अगर आपको जो भी वीडियो लेने हैं उसकी PDF अगर आपको प्राप्त करनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल स्माइल स्टडी टेलीग्राम चैनल से आप ये सब प्राप्त कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आज स्टार्ट करते हैं हम रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण का पार्ट 1। इस चैप्टर के 2 पार्ट होंगे जिसमें अभ्यास प्रश्न भी समाहित हैं। तो पार्ट 1 स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। आपके दिमाग में ये प्रश्न बनना चाहिए, रासायनिक अभिक्रियाएं। प्यारे बच्चों, आपने गत वर्षों में जो गत कक्षाएं पढ़ी हैं उसमें अगर आपने देखा हो तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन की हम यहाँ पर चर्चा करते हैं, विशेषकर रासायनिक परिवर्तन की। विद्यार्थियों, रासायनिक परिवर्तन के दौरान सामान्यतः नए पदार्थ का निर्माण होता है, यानी कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो आपस में विक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो विद्यार्थियों, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया प्रारंभ करते हैं, जिनके द्वारा नए पदार्थ का निर्माण होता है, वे पदार्थ आपके अभिकारक कहलाते हैं। यानी अभिक्रिया को प्रारंभ करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? अभिकारक। और जो नया पदार्थ बनता है वो है आपका उत्पाद, प्रोडक्ट। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, देखिए विद्यार्थियों, अगर आप मैग्नीशियम का रिबन लेते हैं और मैग्नीशियम के रिबन की बात कर रहे हैं हम, तो मैग्नीशियम के रिबन को सामान्यतः रेजमाल से रगड़कर साफ किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि अक्रिय परत होती है। आपके प्रश्न भी है पाठ्य पुस्तक में कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है। तो रेजमाल से जो अक्रिय ऑक्साइड की परत होती है उसको हटाने के लिए ये काम किया जाता है। विद्यार्थियों, यहाँ देखिए, आपकी रासायनिक अभिक्रियाओं की चर्चा कर रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं किस प्रकार से होती है। आप मैग्नीशियम रिबन को अगर वायु की उपस्थिति में दहन करते हैं, दहन किसी भी पदार्थ का कीजिए, आपको दहन होना चाहिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य है। तो दहन करने पर श्वेत चूर्ण के रूप में मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हो जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, अर्थात यहाँ देखिए, मैग्नीशियम है, वायुमंडलीय ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया करता है और किसका निर्माण हो जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हो जाता है। प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए, अक्रिय ऑक्साइड की परत को हटाने के लिए मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पूर्व क्या किया जाता है? साफ किया जाता है। एक अन्य उदाहरण और भी देख सकते हैं हम। सामान्यतः जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, किसी एक फ्लास्क में सल्फ्यूरिक अम्ल लेकर आप अगर उसमें दानेदार जिंक डालते हैं तो क्या होगा विद्यार्थियों? देखिए, दानेदार जिंक डालने पर सल्फ्यूरिक अम्ल से ये क्रिया करता है और एक गैस मुक्त होती है जिसे हाइड्रोजन गैस कहा जाता है। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। इसकी पहचान भी अपन देखेंगे। देखिए, ये जो जिंक है ये H2SO4 से क्रिया करेगा और लवण बना लेगा ZnSO4, जिंक सल्फेट बन जाएगा और साथ में एक गैस मुक्त हो जाएगी। प्यारे बच्चों, वो है आपकी हाइड्रोजन गैस। हालांकि इसकी पहचान का लक्षण यही है, पर इसका जो नामांकी चित्र बहुत महत्वपूर्ण, आगे देखेंगे हम। इसमें क्या किया जाता है विद्यार्थियों? जनरली जलती हुई तीली ले जाई जाती है तो फट फट की आवाज़ के साथ ये तीली बुझ जाती है, तो वो हाइड्रोजन गैस की प्रारंभिक पहचान है। विद्यार्थियों, यहाँ पर देखिए, रासायनिक समीकरण की बात कर रहे हैं। रासायनिक समीकरण की अगर हम चर्चा करें तो सामान्यतः अभिक्रिया में जो प्रारंभ करते हैं अभिक्रिया, मैंने ये देखो स्पष्ट बताया, वे पदार्थ जो रासायनिक परिवर्तन द्वारा नए पदार्थों का, यानी किसका? नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आपके अभिकारक कहलाते हैं। और अभिकारक से जो नया पदार्थ बनता है वो क्या कहलाता है? आपका उत्पाद कहलाता है। इसकी अगर मौखिक व्याख्या देखें तो प्यारे विद्यार्थियों, सामान्यतः रासायनिक संबंधित पदार्थों के जो रासायनिक सूत्र हैं उनका अगर आप उपयोग करो, उदाहरण के लिए मैंने कहा था मैग्नीशियम रिबन को आप वायुमंडलीय ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो सामान्यतः मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हो जाता है। जैसे एक शब्द समीकरण कहा जाता है इसे। शब्द समीकरण में पदार्थों को शब्दों के रूप में लिखा जाता है। जैसे जिंक है, सल्फ्यूरिक अम्ल है और ये जिंक सल्फेट बन गया, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गई, तो ये क्या कहलाती है? ये समीकरण आपकी शब्द समीकरण कहलाती है। इस समीकरण को अगर आप सामान्यतः इन पदार्थों को अगर आप संक्षिप्त रूप में लिखेंगे तो रासायनिक पदार्थों को अगर सूत्रों के रूप में लिखते हुए रासायनिक समीकरण लिखते हैं आप, तो वो क्या कहलाती है? आपकी कंकाली समीकरण कहलाती है।
क्या कहलाती है? कंकाली समीकरण कहलाती है। ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड वाला क्वेश्चन है, ये 2017 की बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। विद्यार्थियों देखिए, यहाँ जिंक है, H2SO4 है, ये दोनों के दोनों क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। और ये जो तीर का निशान है रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण का निशान है, और ये जो नया पदार्थ बनते हैं ये क्या कहलाते हैं? आपके उत्पाद कहलाते हैं। तो इस प्रकार से कंकाली समीकरण और शब्द समीकरण भी आपके सामने है। पदार्थों को अगर शाब्दिक रूप से लिखते हुए समीकरण को दर्शाते वो शब्द समीकरण है, और अगर आप पदार्थों को रासायनिक सूत्रों के रूप में लिखकर इनका उपयोग किया जाता है तो ये समीकरण जो है आपके कंकाली समीकरण कहलाती हैं। प्यारे बच्चों देखिए, कक्षा 9 में भी आपने पढ़ा और पूर्व कक्षाओं में भी पढ़ा द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत क्या है? देखिए, द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत की हम चर्चा करें तो सामान्यतः जो पदार्थ होते हैं उनके द्रव्यमान का न तो संरक्षित किया जा सकता, न ही द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता। वही बात यहाँ लागू होती है। अगर रासायनिक समीकरण को आपको देखना है तो देखिए यहाँ पर इस समीकरण को देखिए आप सबसे पहले Fe + H2O Fe3O4H2। तो यहाँ देखिए, यहाँ तो Fe1 है, यहाँ Fe3 है, इसका मतलब ये रासायनिक अभिक्रिया संतुलित नहीं है। आपको करना क्या है? दोनों पक्ष LHS और RHS जो है, सामान्यतः इसका ध्यान दीजिए, LHS और RHS की हम चर्चा करते हैं तो ये दोनों पक्ष संतुलित होने चाहिए। अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या अगर समान है तो वह अभिक्रिया संतुलित है। तो विद्यार्थियों, रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण को संतुलित करने की एक विधि है, हीट एंड ट्रायल विधि। उसके हम 7 चरण हैं, उनका क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे। तो किसी भी रासायनिक समीकरण को कैसे हल करते हैं, संतुलित करते हैं, तो वो यहाँ पर देख रहे हैं। विद्यार्थियों देखिए, Fe + H2O Fe3O4 + H2। सबसे पहले कोई भी रासायनिक समीकरण है उसमें जो अभिकारक और उत्पाद उनको बॉक्स में बंद कीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर किया, Fe को कर दिया, H2O को कर दिया, Fe3O4 को कर दिया, H2 को कर दिया है। अब आगे हम बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि सबसे पहले आपने बॉक्स में बंद कर दिया इसको, तो जो स्टेप सेकेंड है उस पर चलते हैं। अभिकारकों के जो परमाणु हैं या जो तत्व हैं उनके संख्या देखते हैं कि अभिकारकों में और उत्पाद में दोनों में क्या बराबर है। जैसे Fe है तो Fe की जो अभिक्रिया आपने देखी है अभी, उसमें Fe अभिकारकों में 1 है, लेकिन उत्पाद में कितने हैं? Fe3O4 में कितने थे? 3 थे। इसी प्रकार से यहाँ H2O में हाइड्रोजन 2 है, H2 में हाइड्रोजन 2 है उत्पाद की तरफ। ऑक्सीजन की चर्चा करते हैं तो यहाँ तो एक H2O के अंदर था ऑक्सीजन, और यहाँ Fe3O4 तो 4 है। तो इसलिए ये देखिए आपस में संतुलित नहीं है। एक तो आपको इधर देख लीजिए, ये Fe है, ये संतुलित नहीं है। एक आपका ऑक्सीजन है, इसकी भी चर्चा करें तो ये भी संतुलित नहीं है। तो सबसे पहले ऐसे परमाणु या यौगिक को पहले संतुलित करते हैं जो अभिकारक या उत्पाद किसी में भी हो, जिसमें परमाणुओं की संख्या अधिक हो, जो ऑक्सीजन तत्व है उसकी संख्या अधिक हो। तो यहाँ सामान्यतः एक तत्व, एक यौगिक को चुनते हैं Fe3O4 को। इसमें आयरन और ऑक्सीजन की सर्वाधिक संख्या है 3 और 4, तो इसको चुनते हुए हम अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। प्रारंभ में देखिए, ऑक्सीजन की चर्चा करें अगर हम लोग, इस समीकरण को देख लीजिए, Fe3H2O Fe3O4 H2। तो यहाँ पर प्रारंभिक जल में सामान्यतः ऑक्सीजन की संख्या 1 है, ये देखो, और इधर ऑक्सीजन की संख्या Fe3O4 में कितनी है? 4। अब इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे? 4 से गुणा कर देंगे इस तरफ। तो 4 से गुणा करेंगे तो इधर भी ऑक्सीजन की संख्या 4 हो जाएगी, इधर भी ऑक्सीजन की संख्या 4 हो जाएगी। विद्यार्थियों, एक विशेष ध्यान रखना, आपको विशेष ध्यान क्या रखना है प्यारे बच्चों? यह विशेष ध्यान ये रखना है कि कोई भी यौगिक का उसके सरल गुणांक आप लगा सकते हो, लेकिन किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र नहीं बदल सकते। जैसे H2O है, H2O के 4 गुणांक तो आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 4H2O बन जाएगा, लेकिन उसको H2O4 में नहीं बदल सकते। ये रासायनिक फॉर्मूला आप नहीं बना सकते हो। तो इसलिए यहाँ 4 गुणांक वाला फॉर्मूला है वो सही होगा, न कि उसका यौगिक का सूत्र ही बदल दोगे आप। जैसे 4 कर दिया तो यहाँ देखिए ये 4 से गुणांक कर दिया आपने, 4 से गुणांक किया है, और 4 से गुणांक करते ही देखिए विद्यार्थियों यहाँ भी हाइड्रोजन की संख्या है। अब यहाँ ऑक्सीजन की संख्या तो बराबर हो गई, ये देखो 4 ऑक्सीजन इधर है, 4 ऑक्सीजन इधर है। हाइड्रोजन को अभी आगे देखेंगे। देखिए विद्यार्थियों, अब जो आयरन है, Fe है और हाइड्रोजन, इसको संतुलित करते हैं। प्रारंभ में हाइड्रोजन की संख्या देखो, इधर तो हो गई 8, क्योंकि 4 दूनी 8 हो गई, और इधर हाइड्रोजन की संख्या केवल और केवल कितनी है? अभी 2 है। तो इसको 4 से गुणांक करना पड़ेगा। 4 से गुणांक किया यहाँ पर तो देखिए 8 8 बराबर हो गए, तो यहाँ भी 8 है और यहाँ भी क्या है?
8 हो गई। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन भी आपका संतुलित होता है। अब आगे देखते हैं Fe को। Fe की अगर हम चर्चा करते हैं तो Fe शुरू में देख लीजिए, Fe की चर्चा करें तो Fe एक है, Fe प्लस H2O Fe3O4, लेकिन यहाँ तो एक है बी कारक में, तो यहाँ कितने हैं, 3 है, Fe3O4। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों यहाँ पर 3 गुणांक लगाएंगे, और 3 गुणांक जब आप लगाते हैं तो यहाँ देखिए Fe3 4H2O, तो यहाँ 3 Fe हो गए, 3 यहाँ हो गए, तो दोनों तरफ क्या हो गया, Fe संतुलित हो गया। तो इस प्रकार से यह अभिक्रिया अब आपकी संतुलित हो चुकी है। 3 Fe है तो 3 इधर Fe, यहाँ देखिए 8 हाइड्रोजन है और 8 ही हाइड्रोजन यहाँ है, ठीक है। यहाँ 4 ऑक्सीजन है विद्यार्थियों, और यहाँ भी कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है। तो इस प्रकार से आप यहाँ देख सकते हो। अब जो आगामी स्टेप 7 है उसमें क्या करेंगे, जो भी भौतिक पदार्थ हैं, जो भी अभिकारक या उत्पाद हैं, उनकी भौतिक अवस्था को कोष्टक में लिखा जाता है। कोष्टक में सामान्यतः अगर पदार्थ ठोस है तो S लिखेंगे, द्रव है तो L लिखेंगे, और गैस है तो G लिखेंगे। साथ में पदार्थ का अगर जलीय विलयन तो एक्वस AQ लिखेंगे। तो यहाँ इस विधि को क्या कहा जाता है, हीट एंड ट्रायल विधि कहा जाता है। तो विद्यार्थियों यहाँ देखिए लोहा ठोस अवस्था में मैंने S लिख दिया है, जल आपका भापी अवस्था में उपयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ G आया, अन्यथा L आता। और Fe3O4 फिर ठोस अवस्था में तो सॉलिड आ गया, और H2 जो गैस है इसलिए G आ गया। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इनकी भौतिक अवस्थाओं को लिख सकते हैं। साथ में एक विशेष बात ध्यान देने लायक है विद्यार्थियों, अगर आप ताप, दाब और उत्प्रेरक अभिक्रिया में ताप, दाब और उत्प्रेरक को रासायनिक अभिक्रिया के दौरान सामान्यतः जो तीर का निशान होता है उसके ऊपर या नीचे लिखा जाता है। उदाहरण के लिए ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, गैस है, G लिख दिया आपने, H2 हाइड्रोजन है वो गैस है, ये लगभग 340 एटमॉस्फेयर दाब पर, ये देखिए 340 एटमॉस्फेयर जो दाब है इस पर क्रिया करता है और मेथनॉल बना लेता है। तो इस प्रकार से ये जो ताप, दाब, उत्प्रेरक हैं, इनकी परिस्थिति जो है रासायनिक समीकरण के तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखी जाती है। जैसे उदाहरण के लिए एक प्रश्न भी आएगा आपके, प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक समीकरण संतुलित अवस्था में लिखे। प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है प्यारे बच्चों, सामान्यतः देखिए विद्यार्थियों, पेड़ पौधे जो हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CO2 और वायुमंडलीय जो वाष्प नमी है जल H2, इसमें आपस में क्रिया करते हैं। ये क्लोरोफिल जो है हरी पत्तियों में जो विशेष रूप से पाया जाता है, ये क्लोरोफिल किसका निर्माण कर देता है, कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है ग्लूकोज, उसका निर्माण कर देता है, साथ में ऑक्सीजन और जल मुक्त करता है। तो यहाँ पर 6 CO2 और 12 H2 जब क्रिया करते हैं तो C6H12 और 6 ग्लूकोज बनता है, साथ में 6 ऑक्सीजन के और 6 जल के अणु मुक्त होते हैं। तो इस प्रकार से ये आपकी संतुलित अभिक्रिया भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अभिकारक और उत्पाद में परमाणु की संख्या क्या बराबर है। तो सीधा प्रश्न आएगा आपके सामने, प्रकाश संश्लेषण की संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो आपको याद होनी चाहिए कि यहाँ पे 6 CO2 हैं, 12 H2 हैं, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्रिया करते हैं तो ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन बनते हैं। इस प्रकार से आप किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कर सकते हैं। अब चर्चा करते हैं विद्यार्थियों, संतुलित जो रासायनिक समीकरणों के अभ्यास प्रश्न है कुछ हल करते हैं। जैसे आपके सामने एक प्रश्न है, उस प्रश्न की अगर हम चर्चा करते हैं तो यहाँ हाइड्रोजन और क्लोरीन ये आपस में क्रिया करते हैं और HCl का निर्माण कर देते हैं। तो क्या ये अभिक्रिया विद्यार्थियों संतुलित है? देखिए विद्यार्थियों, हाइड्रोजन जो है ये हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये HCl, इसमें हाइड्रोजन भी एक है, क्लोरीन भी एक है। तो आप यहाँ आराम से कर सकते हो H2 प्लस Cl2, और जब आप इसको संतुलित करेंगे तो यहाँ 2 से गुणांक कर देंगे तो 2 तो हाइड्रोजन हो जाएगा और 2 ही क्या हो जाएंगे, क्लोरीन हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये अभिक्रिया जो है आपकी संतुलित हो गई है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम आगे बढ़ते हैं, ये बेरियम क्लोराइड जो है, इसका नाम है बेरियम क्लोराइड, इसका नाम है एल्यूमिनियम सल्फेट। इनकी जब आपस में क्रिया करवाते हैं तो बेरियम सल्फेट का श्वेत अवक्षेप बनता है, साथ में एल्यूमिनियम क्लोराइड बन जाता है। विद्यार्थी उसको बैलेंस करना है, संतुलित करना है। तो संतुलित करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है, आप सबसे पहले ये जो बेरियम क्लोराइड है और किसकी अभिक्रिया करवा रहे हो, एल्यूमिनियम सल्फेट की अभिक्रिया करवा रहे हो। अब यहाँ देखो संख्या बराबर है क्या इसकी, ये देखो बेरियम सल्फेट बनता है
बेरियम सल्फेट बन गया, साथ में ही क्या बन गया, एल्यूमिनियम क्लोराइड बन गया। अब यहाँ चर्चा करते हैं विद्यार्थियों, देखिए यहाँ बेरियम 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, बेरियम 1 है, यहाँ भी बेरियम 1 है, लेकिन यहाँ क्लोरीन कितने हैं, 2 हैं, और इधर क्लोरीन कितने हैं, 3 हैं, ये संतुलित नहीं है। यहाँ एल्यूमिनियम कितने हैं, 2 हैं, यहाँ एल्यूमिनियम 1 है, यहाँ सल्फेट 1, यहाँ 3 है, तो ये संतुलित नहीं है। संतुलित नहीं है तो विद्यार्थियों यहाँ पर गुणांक लगाते हैं 2, गुणांक लगाते हैं 2, तो सामान्यतः देखिए ये 3 लगाएंगे, सॉरी यहाँ गुणांक 3 कर दिया आपने, ये 3 गुणांक लगाते क्या होगा, ये सामान्यतः यहाँ भी 3 आ जाएगा, क्योंकि बेरियम 3 है, सल्फेट 3 है, ये बन गए। एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 है, तो ये एल्यूमिनियम के 2 लगा देंगे। ये देखो क्लोरीन जो है, ये क्लोरीन जो है 3 दूनी 6 हो गए, इधर 3 दूनी 6 हो गए आपकी क्लोरीन भी। तो इस प्रकार से ये अभिक्रिया आपकी संतुलित हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, एक अभिक्रिया और है सामान्यतः, देखिए सोडियम को जब H2O के साथ क्रिया करवाते हो तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। यहाँ देखिए विद्यार्थियों, सोडियम और H2 जब आपस में क्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, लेकिन इसमें कुछ बैलेंस करना, आपको संतुलित करना है। तो संतुलित करने का तरीका यही है, सबसे पहले आपने सोडियम लिया, उसके साथ ही देखो जल को मैं ऐसे लिख रहा हूँ OH, HOH, इस प्रकार से अपन ने किया तो सामने तक क्या बन गया, NaOH, और साथ में क्या बन गया, H2 बन गया। विद्यार्थियों यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो H2 बनता है ये इस प्रकार से बन जाता है, तो ये H2 तो यहाँ बन गया है, ये यहाँ देखिए, और ये जो OH हैं 2, ये OH यहाँ रहे, लेकिन संख्या 2 है, इधर 1 है, तो यहाँ इसको 2 से गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2NaOH बन जाएगा। तो इस प्रकार से आप स्वयं भी अभिक्रिया को संतुलित कर सकते हैं। आगे हम अगर देखते हैं अभिक्रिया और भी हैं आपके सामने, थोड़ा सा अभ्यास करें प्यारे विद्यार्थियों आप लोग। ये इसका नाम है बेरियम क्लोराइड, इसका नाम है बेरियम क्लोराइड, इसका नाम सोडियम सल्फेट। जब बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट आपस में क्रिया करते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनता है, साथ में बेरियम सल्फेट का श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है। विद्यार्थियों अवक्षेपण अभिक्रिया में प्राप्त होता है, हम आगे पार्ट 2 में देखेंगे इनके बारे में। देखिए बेरियम क्लोराइड है, इसको संतुलित करना है तो यहाँ क्लोरीन 2 है, यहाँ क्लोरीन 1 है, संतुलित नहीं है, सीधी सी बात है। यहाँ सोडियम 1 है, यहाँ सोडियम 2 है, यहाँ सल्फेट 1 है, सल्फेट 1 है, बेरियम 1 है। तो इसको कहीं ना कहीं आपको संतुलित करना पड़ेगा। संतुलित करने का तरीका यही है कि सामान्यतया आप ये जो बेरियम क्लोराइड, इसकी अभिक्रिया करवा रहे हो आप Na2SO4 से। जब आप इसकी अभिक्रिया करवाते हो तो देखिए यहाँ पर विद्यार्थियों, एक तो बनता है NaCl और दूसरा बनता है BaSO4, जिसका श्वेत अवक्षेप बन जाता है, श्वेत अवक्षेप बन जाता है। तो अब इसको संतुलित करना आप लोगों को, यहाँ देखिए यहाँ क्लोरीन 1 है, यहाँ क्लोरीन 2 है, तो सबसे पहले इसको संतुलित करिए आप, यहाँ लगा दीजिए 2, तो यहाँ 2 लगाते ही सोडियम भी 2 हो जाएंगी और आपके क्लोरीन भी क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर सोडियम क्लोराइड बन जाएगा और आपका एक बेरियम बच गया है, एक सल्फेट, तो ये बेरियम सल्फेट का अवक्षेप प्राप्त हो जाएगा। अब चर्चा करते हैं विद्यार्थियों, एक नई समीकरण है इसके बारे में। अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण करते हैं, साथ में ही इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो विद्यार्थियों यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड नाम है NaOH का, ये एक प्रबल क्षार है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये प्रबल अम्ल है। इसकी जब आप अभिक्रिया करवाते हो तो सोडियम क्लोराइड बन जाता है और साथ में जल बन जाता है। अब यहाँ पर आपको देखना है संतुलित है या नहीं है। यहाँ पर देखिए ये जो OH है ये H है, ये आपस में किसका निर्माण कर लेते हैं, H2O का निर्माण कर लेते हैं, और ये H2O आपका यहाँ पर बन गया, ठीक है। अब विद्यार्थियों शेष क्या बचा, Na और HCl, तो ये NaHCl आपका है यहाँ पर। तो इस प्रकार से ये अभिक्रिया आपकी संतुलित हो गई है। प्यारे बच्चों, आपने पार्ट 1 का वीडियो अभी देखा है। आगामी जो वीडियो स्लाइड पे दिखाई दे रहा है वो पार्ट 2 हमारी टीम जल्द आपके सामने लेकर आएगी।